नमस्कार, आप देख रहे हैं फोर्थ पॉइंट न्यूज। आज बात उस महायुद्ध की जिसने टलते ही पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। बात उस सरेंडर की जिसकी कल्पना महाशक्ति अमेरिका के बारे में किसी ने नहीं की थी, और बात उस कड़वे सच की जो आज हर देशभक्त भारतीय के जहन में एक सुलगता हुआ सवाल बनकर खड़ा है। फोर्थ पॉइंट के हमारे लाखों पाठक, हमारे दर्शक पिछले कई दिनों से हमसे लगातार सवाल पूछ रहे हैं, मेल आ रहे हैं, कमेंट्स की बाढ़ आई हुई है। सवाल क्या है? पहला सवाल, ईरान और अमेरिका के बीच जो युद्ध तय माना जा रहा था, उसमें अचानक डोनाल्ड ट्रंप ने कदम पीछे क्यों खींच लिए? क्या यह महाशक्ति का साइलेंट सरेंडर है? दूसरा सवाल, ट्रंप के इस फैसले से इजरायल क्यों खून के आंसू रो रहा है? क्यों बेंजामिन नेतन्याहू हैरान और परेशान है? तीसरा सवाल, पूरी दुनिया इस शांति से खुश भी है, लेकिन इस कदर अचंभित क्यों है? चौथा सवाल, इस पूरे खेल के पीछे चीन और पाकिस्तान की वो कौन सी खुफिया भूमिका है जिसने पेंटागन के होश उड़ा दिए? और पांचवा, सबसे चुभता हुआ सवाल, जो काम पाकिस्तान के मियां मुनीर यानी जनरल आसिम मुनीर के चक्रव्यूह और चीन की जुगलबंदी ने कर दिखाया, वो काम खुद को विश्व गुरु कहने वाला भारत क्यों नहीं कर पाया? क्या भारत के सिर पर सजा विश्व गुरु का ताज अब खतरे में है? आज फोर्थ पॉइंट की स्पेशल इन डेप्थ रिपोर्ट में हम किसी प्रोपेगेंडा के बिना केवल और केवल ठोस जियोपॉलिटिकल फैक्ट्स के साथ इन सभी सुलगते सवालों के जवाब खंगालेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज जो सच आप सुनेंगे वो मुख्य धारा की मीडिया आपको कभी नहीं दिखाएगी। शुरुआत करते हैं पहले और सबसे बड़े सवाल से। डोनाल्ड ट्रंप, जो अपनी आक्रामक छवि, अमेरिका फर्स्ट के नारे और आर्ट ऑफ द डील के लिए जाने जाते हैं, वो ट्रंप जिन्होंने व्हाइट हाउस में आते ही ईरान को नेस्तनाबूद करने की धमकी दी थी, उन्होंने ऐन वक्त पर सरेंडर जैसी मुद्रा क्यों अपना ली? क्यों अमेरिका ने ईरान पर सीधा हमला करने के बजाय बातचीत और पीछे हटने का रास्ता चुना? देखने में ये अमेरिका का बड़प्पन लग सकता है, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है। इसे समझने के लिए हमें 3 मोर्चों पर रिसर्च को देखना होगा। पहला मोर्चा, ईरान का अंडरग्राउंड मिसाइल नेटवर्क। पेंटागन की अपनी खुफिया रिपोर्ट कहती है कि ईरान आज 1990 का इराक नहीं है। ईरान ने जमीन से सैकड़ों फीट नीचे अपनी मिसाइल सिटीज बना रखी हैं। अगर अमेरिका ईरान पर पहला हमला करता तो ईरान के पास इतनी बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें थीं कि वो खाड़ी देशों में मौजूद हर अमेरिकी मिलिट्री बेस को मलबे में तब्दील कर देता। दूसरा मोर्चा, ग्लोबल इकोनॉमी और तेल का खेल। ट्रंप एक बिजनेसमैन है। वो जानते हैं कि अगर ईरान के साथ युद्ध शुरू हुआ तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तुरंत बंद हो जाएगा। दुनिया का 1/3 कच्चे तेल का व्यापार इसी रास्ते से होता है। अगर यह रास्ता बंद हुआ तो ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतें 150 से $200 प्रति बैरल पार कर जाती। अमेरिका में महंगाई का वो तूफान आता जो ट्रंप सरकार को उखाड़ फेंकता। ट्रंप अमेरिका को एक और अंतहीन युद्ध, एंडलेस वॉर में नहीं धकेलना चाहते थे, जिसने वियतनाम और अफगानिस्तान में अमेरिका की कमर तोड़ी थी। तीसरा मोर्चा, रूस चीन ईरान का त्रिकोण। ट्रंप को इंटेलिजेंस ब्रीफिंग में साफ कर दिया गया था कि ईरान आज अकेला नहीं है। उसके पीछे रूस की मिलिट्री टेक्नोलॉजी है और चीन का असीमित पैसा। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पहले से ही अमेरिका से बदला लेने की ताक में है। अगर अमेरिका ईरान पर हाथ डालता तो यह युद्ध द्विपक्षीय नहीं रहता, यह सीधे तौर पर तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी बन जाता। इसलिए ट्रंप ने अपनी फाल्कन आक्रामक छवि को छोड़कर एक व्यावहारिक बिजनेसमैन की तरह स्ट्रेटेजिक रिट्रीट यानी रणनीतिक कदम पीछे खींचना ही मुनासिब समझा। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। अमेरिका के इस फैसले से दुनिया में अगर कोई देश सबसे ज्यादा सदमे में है तो वो है इजरायल। इजरायल क्यों हैरान और परेशान है? बेंजामिन नेतन्याहू की पूरी राजनीति इस बात पर टिकी थी कि अमेरिका के कंधों पर बंदूक रखकर वो ईरान के परमाणु ठिकानों को हमेशा के लिए तबाह कर देंगे। इजरायल पिछले कई महीनों से अमेरिका को उकसा रहा था, ईरान के भीतर बड़े ऑपरेशंस कर रहा था, इस उम्मीद में कि ईरान पलटवार करे
और अमेरिका जंग में कूद पड़े। लेकिन ट्रंप के इस फैसले ने इजराइल के पैरों के नीचे से कालीन खींच ली है। इजराइल की परेशानी के 3 मुख्य कारण हैं। 1. अकेले पड़ने का डर। इजराइल यह अच्छी तरह जानता है कि भले ही उसके पास घातक टेक्नोलॉजी हो, लेकिन भौगोलिक रूप से वो एक छोटा सा देश है। चारों तरफ से वो हिजबुल्लाह, हमास, हूती और ईरान की मिसाइलों से घिरा हुआ है। बिना अमेरिकी सेना के सीधे हस्तक्षेप के इजराइल ईरान को पूरी तरह मलबे में नहीं बदल सकता। 2. आयरन डोम की सीमाएं। हालिया हमलों ने साबित कर दिया है कि इजराइल का अभेद्य कहा जाने वाला आयरन डोम और एरो सिस्टम भी ईरान की आधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइलों के सामने 100% कारगर नहीं है। अगर ईरान ने चौतरफा मिसाइल दागी तो इजराइल का पूरा डिफेंस सिस्टम क्रैश हो जाएगा। 3. मध्य पूर्व में बदलता समीकरण। इजराइल को उम्मीद थी कि अब्राहम अकॉर्ड्स के जरिए वो अरब देशों को अपने पाले में कर लेगा, लेकिन ट्रंप के कदम पीछे खींचते ही सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों ने तुरंत अपने सुर बदल लिए हैं। वे अब ईरान से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहते। इजराइल आज मध्य पूर्व में खुद को बेहद अकेला महसूस कर रहा है और यही नेतन्याहू की सबसे बड़ी कूटनीतिक हार है। तो क्या इस स्थिति पर दुनिया चुप है? नहीं, दुनिया आज एक अजीब से अंतर्विरोध में है। दुनिया खुश भी है और हैरान भी। खुश इसलिए है क्योंकि मानवता के सिर पर मंडरा रहा तीसरे विश्व युद्ध का खतरा फिलहाल टल गया है। वैश्विक अर्थव्यवस्था जो पहले से ही मंदी की कगार पर है, वो बच गई। शेयर बाजार क्रैश होने से बच गए। कच्चे तेल की कीमतें स्थिर हो गईं। आम इंसान ने राहत की सांस ली है कि चलो, विनाश का एक और दौर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इस खुशी के पीछे एक गहरी हैरानी है। हैरानी इस बात की है कि क्या वॉशिंगटन का दबदबा अब खत्म हो चुका है? क्या अमेरिकन हेजमनी यानी अमेरिका की चौधराहट का अंत हो गया है? कल तक जो अमेरिका बिना किसी की परवाह किए इराक, लीबिया और अफगानिस्तान पर चढ़ बैठता था, आज वो एक क्षेत्रीय ताकत ईरान के सामने कूटनीतिक समझौता करने पर मजबूर हो गया। दुनिया इस बात से हैरान है कि वैश्विक शक्ति का केंद्र अब पश्चिम से खिसक कर पूर्व ईस्ट की तरफ आ रहा है। यह एक नए मल्टीपोलर वर्ल्ड यानी बहुध्रुवीय दुनिया की शुरुआत है। अब आते हैं उस सवाल पर जिसने पूरी दुनिया के मिलिट्री एक्सपर्ट्स को अचंभे में डाल दिया है। इस पूरे महायुद्ध को टालने में और अमेरिका को बैकफुट पर लाने में चीन और पाकिस्तान की क्या भूमिका रही? क्यों दुनिया इनके खेल को देखकर दंग है? यहां एंट्री होती है पाकिस्तान के मिलिट्री कमांडर मियां मुनीर यानी जनरल आसिम मुनीर की और उनके पीछे खड़े मास्टरमाइंड चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की। पर्दे के पीछे की जो इन डेप्थ रिसर्च हमारे पास है, उसके मुताबिक जब यह तनाव चरम पर था, तब चीन और पाकिस्तान ने मिलकर एक बेहद गुप्त कूटनीतिक चाल चली। चीन ने ईरान को न केवल आर्थिक बैकअप का भरोसा दिया, बल्कि अपनी खुफिया सैटेलाइट सर्विलांस प्रणाली का एक्सेस भी दिया, जिससे अमेरिकी मूवमेंट पर नजर रखी जा सके। लेकिन सबसे बड़ा शॉक दिया पाकिस्तान ने। जिस पाकिस्तान को अमेरिका अपना एक जमाने का पिट्ठू समझता था, उसी पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व ने चीन के इशारे पर ईरान के साथ बैक चैनल डिप्लोमेसी शुरू की। पाकिस्तान ने ओमान और कतर के जरिए अमेरिका तक एक बेहद सख्त संदेश पहुंचाया। संदेश यह था कि यदि ईरान पर हमला हुआ तो पूरा रीजन अस्थिर हो जाएगा और पाकिस्तान अपनी सीमाओं का इस्तेमाल अमेरिकी मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए किसी भी कीमत पर नहीं होने देगा। इतना ही नहीं, चीन, पाकिस्तान और ईरान के बीच एक अघोषित सुरक्षा धुरी सिक्योरिटी एक्सेस उभर कर सामने आई। पाकिस्तान ने ईरान के साथ अपनी सीमा पर तनाव को तुरंत शांत किया, जो कुछ समय पहले तक उबल रहा था। चीन ने पाकिस्तान के जरिए खाड़ी देशों, गल्फ कंट्रीज को यह समझाने में सफलता हासिल की कि इस युद्ध में अमेरिका का साथ देना आत्मघाती होगा। नतीजतन सऊदी अरब ने अमेरिका को अपने बेस से ईरान पर हमला करने की इजाजत देने से साफ इनकार कर दिया। यह चीन का दिमाग था और पाकिस्तान की रणनीतिक जमीन, जिसने अमेरिका के चारों तरफ एक ऐसा कूटनीतिक घेरा बना दिया कि वॉशिंगटन के पास पैर पीछे खींचने के अलावा
कोई रास्ता नहीं बचा। दुनिया इसीलिए अचंभित है कि जो पाकिस्तान खुद कर्ज के जाल में डूबा है, वो इतनी बड़ी वैश्विक बिसात पर किंग मेकर की भूमिका में कैसे आ गया। सुलगता सवाल, भारत क्यों पीछे छूट कड़वे सबसे जरूरी और सबसे सुलगते सवाल का, जो फोर्थ पॉइंट के पाठक लगातार उठा रहे हैं। सवाल सीधा है और तीखा है। जो काम पाकिस्तान के मियां मुनीर और चीन की जुगलबंदी ने पर्दे के पीछे से कर दिखाया, वो काम भारत क्यों नहीं कर पाया। भारत, जो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसके पास इतनी मजबूत सेना है, जो खुद को इस क्षेत्र का स्वाभाविक लीडर मानता है, वो इस पूरे संकट में केवल एक मूक दर्शक बनकर क्यों रह गया। क्यों भारत इस युद्ध को रोकने या इसमें मध्यस्थता करने की मुख्य भूमिका में नजर नहीं आया। इसकी गहराई में जाने पर हमें 3 बड़े कूटनीतिक कारण दिखाई देते हैं, जिन्हें समझना बेहद जरूरी है। पहला कारण, रणनीतिक स्वायत्तता, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाम दुविधा। भारत की कूटनीति इस समय एक अजीब दौराहे पर खड़ी है। भारत के संबंध इजरायल से भी बेहद मजबूत हैं और अमेरिका से भी हमारी रणनीतिक साझेदारी है। दूसरी तरफ ईरान हमारा पुराना मित्र है। चबहार पोर्ट के जरिए हमारा मध्य एशिया का रास्ता वहीं से खुलता है। जब संकट गहराया तो भारत ने किसी एक पक्ष में खड़े होने या आक्रामक कूटनीति करने के बजाय वेट एंड वॉच, यानी देखो और इंतजार करो की नीति अपनाई। हमारी यह दुविधा हमारी कमजोरी बन गई, जबकि चीन और पाकिस्तान ने बिना किसी झिझक के ईरान के पाले में खड़े होकर अपनी गोटियां सेट कर लीं। दूसरा कारण, चाबहार पोर्ट पर अमेरिकी पाबंदियों का डर। भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट में निवेश तो किया है, लेकिन हम हमेशा इस बात को लेकर डरे रहे कि कहीं अमेरिका हमारे ऊपर प्रतिबंध, सैंक्शंस न लगा दे। भारत की कूटनीति अमेरिकी नाराजगी को मोल लेने से कतराती रही। इसके विपरीत चीन ने ईरान के साथ $400 अरब के 25 साल के रणनीतिक समझौते पर बिना किसी डर के दस्तखत किए। जब आप जोखिम नहीं लेते तो आप ग्लोबल लीडरशिप की रेस में पीछे छूट जाते हैं। तीसरा कारण, नेबरहुड डिप्लोमेसी में चूक। पाकिस्तान ने अपने भौगोलिक स्थान, ज्योग्राफिकल लोकेशन का इस्तेमाल ईरान और चीन के साथ मिलकर एक ब्लॉक बनाने में किया। भारत अपने पड़ोस में ऐसा कोई मजबूत ब्लॉक नहीं बना पाया जो अमेरिका या पश्चिम को हमारी बात मानने पर मजबूर कर सके। लेकिन जब बात हमारे अपने पड़ोसी क्षेत्र यानी मिडिल ईस्ट की आई, तो हमारे पास वहां दखल देने के लिए कोई मजबूत रणनीतिक कार्ड नहीं था। तो अब अंतिम और सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न, क्या विश्व गुरु का ताज भारत के सर पर सजा रहेगा या यह सिर्फ एक राजनीतिक नारा बनकर रह जाएगा। चौथी कूटनीतिक दीवार के पीछे का सच यह है कि विश्व गुरु का ताज सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने, प्राचीन इतिहास का गौरवगान करने या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शानदार भाषण देने से नहीं मिलता। विश्व गुरु या ग्लोबल लीडर वो होता है जो जब बोलता है तो महाशक्तियां अपनी मिसाइलों के रुख मोड़ लेती हैं। ग्लोबल लीडर वो होता है जो वैश्विक संकट के समय एजेंडा सेट करता है, न कि दूसरों के तय किए एजेंडे पर सिर्फ अपनी प्रतिक्रिया देता है। आज जब मिडिल ईस्ट धधक रहा था, तब दुनिया भारत की तरफ देख रही थी कि यूक्रेन संकट की तरह शायद भारत यहां भी कोई बड़ी मध्यस्थता करेगा। लेकिन भारत की खामोशी और पर्दे के पीछे सक्रिय भूमिका न निभा पाना यह दिखाता है कि हमारी कूटनीति अभी भी ग्लोबल पावर बनने के पैमानों पर पूरी तरह खरी नहीं उतर पा रही है। अगर पाकिस्तान जैसा दिवालिया देश अपनी रणनीतिक स्थिति का इस्तेमाल करके बीजिंग के साथ मिलकर अमेरिका की रणनीति बदलवा सकता है, तो भारत को अपनी सॉफ्ट कूटनीति की सीमाओं को लांघना होगा। हमें सोचना होगा कि क्या हम सिर्फ अमेरिका के जूनियर पार्टनर बनकर रहना चाहते हैं या सच में एक स्वतंत्र वैश्विक ध्रुव, इंडिपेंडेंट ग्लोबल पोल बनना चाहते हैं। अगर भारत को अपने सिर पर विश्व गुरु का ताज बचाए रखना है, तो हमें अपनी रणनीतिक झिझक, स्ट्रैटेजिक हेजिटेशन को छोड़ना होगा। हमें अपनी अर्थव्यवस्था के साथ साथ अपनी कूटनीति में भी वो धार लानी होगी जिससे दुनिया को यह संदेश जाए कि एशिया और मिडिल ईस्ट का रास्ता नई दिल्ली से होकर गुजरता है, न कि बीजिंग या इस्लामाबाद से। फोर्थ पॉइंट के हमारे प्रिय पाठकों और दर्शकों,
आज का यह इन डेप्थ एनालिसिस आपको कैसा लगा? क्या आपको भी लगता है कि ईरान अमेरिका संकट में भारत की कूटनीति कहीं न कहीं पीछे रह गई? क्या आपको लगता है कि चीन और पाकिस्तान की जुगलबंदी भारत के लिए आने वाले समय में एक बड़ा सुरक्षा खतरा बनने वाली है? अपने विचार, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। आपके हर एक कमेंट को हमारी टीम बहुत गंभीरता से पढ़ती है। अगर आपको हमारी यह खोजी और निष्पक्ष रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल फॉरथ पॉइंट न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। सत्य की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। Fourth Point.